Okay, students, today we have to start chapter number 9, chemical kinetics. So, first, what is chemical kinetics? The study of rates of chemical reaction and factors that affect the rate of chemical reaction is known as chemical kinetics. ठीक है? अच्छा, rate of chemical reaction हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डेफिनेशन अगर आप इसकी लिखना चाहें तो it is the change in concentration change in concentration of reactant or product in unit time. This is called rate of reaction. ठीक है? अच्छा, now based on reaction rate, मुख्तलिफ तरह के reactions हैं. Slow reactions which require several weeks to occur, fast reactions which may require many days to occur, slow reactions which require many weeks to occur. Then comes fast reactions which occur within fractions of seconds. ठीक है? fermentation slow reaction है. न्यूट्रलाइजेशन इज अ फास्ट रिएक्शन जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाता है, और मॉडरेट रिएक्शन विच अकर एट मॉडरेट स्पीड. ठीक है? तो ये तो हो गए डिफरेंट रिएक्शंस. अब आ जाते हैं हम लोग टू डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस. ठीक है? जब हम रेट मालूम करते हैं तो अब दो तरीके हैं कि हम किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में रेट को मालूम करें या बिटवीन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम मालूम करें. ठीक है? जैसे आपने एक रिएक्शन स्टार्ट किया तो जब आपने स्टार्ट किया उससे लेके आप 20 सेकेंड, हर 20 सेकेंड के बाद आप कंसंट्रेशन मालूम कर लें और फिर रेट मालूम करें, तो 20 सेकेंड इंटरवल पे जो आप चेंज इन कंसंट्रेशन मालूम करेंगे तो वो होगा एवरेज रेट. वेयर एज इंस्टेंटेनियस रेट एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे अगर आप रिएक्शन रेट मालूम करें तो वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है. ठीक है? एवरेज रेट को कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? फ्रॉम द डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन द मेजरमेंट टाइम. ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस डिवाइडेड बाय मेजरमेंट टाइम का जो डिफरेंस. ठीक है? टाइम इंटरवल जो आपने लिया. वेयरएज इंस्टेंटेनियस रेट के लिए आपको स्लोप मालूम करना है. रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन का कर्व एक बनाते हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, उस कर्व के एक टेंजेंट उस पर ड्रॉ करेंगे और उसका स्लोप मालूम करेंगे. ठीक है? सही. फिर आपके पास एवरेज रेट जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है. इंस्टेंटेनियस रेट जो है वो बिगिनिंग में हायर होगा देन द एवरेज रेट, और एट द एंड instantaneous rate becomes lower than average rate. Average rate is represented by, हमने जैसे कहा, it is change in concentration x2 minus x1 divided by change in time interval t2 minus t1, whereas instantaneous rate of reaction is said to be dx by dt. D represents a very small change in concentration at small interval of time. ठीक है? फिर जब भी हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट को स्टडी करेंगे तो देर इज ओनली वन पॉइंट जहां पे ये दोनों बराबर होंगे. अदरवाइज इंस्टेंटेनियस और एवरेज रेट हमेशा एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे.
इंस्टेंटेनियस रेट शुरू में फास्ट होगा और एट द एंड इंस्टेंटेनियस रेट स्लो हो जाता है एज कंपेयर टू एवरेज रेट। अब आ जाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने जैसा कि आपको बताया इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। लेट्स सपोज वी हैव रिएक्टेंट A and that is converted into product B. So rate of reaction will be change in concentration of A per unit time और change in concentration of B per unit time। ये दोनों तरीके से आप रेट को डिटरमिन कर सकते हैं, या तो change in concentration of A per unit time या फिर change in concentration of B per unit time। सो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू A लिखूंगी तो ये हो जाएगा dx by dt is equal to minus dA over dt। और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू बी लिखूंगी रेट तो दैट इज dx over dt is equal to plus dB over dt। विद रिस्पेक्ट टू बी वो पॉजिटिव साइन है, विद रिस्पेक्ट टू ए वो नेगेटिव साइन है, क्योंकि विद पैसेज ऑफ टाइम ए डिस्पेयर हो रहा है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव साइन इसलिए यूज कर रहे हैं। और बी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो इसीलिए दिस इज हाउ हम रेट को डिटरमिन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इनिशियल रेट। अच्छा, इनिशियल रेट को समझने के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फिनोफ्थलीन को वर्सेस टाइम प्लॉट करते हैं। ठीक है, हम एक ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, इनिशियल रेट को डिटरमिन कैसे कर सकते हैं? इट इज द इंस्टेंटेनियस रेट एट द मोमेंट द रिएक्टेंट्स आर मिक्स्ड। जब रिएक्टेंट्स को मिक्स कर रहे हैं उस स्टेज पे जो रेट होगा रिएक्शन का वो इंस्टेंटेनियस रेट, वो वाला इंस्टेंटेनियस रेट इज कॉल्ड एज इनिशियल रेट। ठीक है, किस वक्त हम इंस्टेंटेनियस रेट मालूम करेंगे तो वो इनिशियल रेट होगा जब हमने रिएक्टेंट्स को मिक्स किया, यानी व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0, याद रखना उस वक्त इंस्टेंटेनियस रेट और इनिशियल रेट बराबर होंगे, वो इनिशियल रेट होगा। उस वक्त जो इंस्टेंटेनियस रेट मालूम करोगे वो इनिशियल रेट होगा। अच्छा, इनिशियल रेट को मालूम कैसे करते हैं? इट इज मेजर्ड बाय डिटरमिनिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट 0 टाइम। अब इसका क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है? ये देखो, ये आपके सामने एक कर्व है, यहाँ पे हमने वाई एक्सिस पे कॉन्सेंट्रेशन को प्लॉट किया और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को प्लॉट किया। ठीक है, अच्छा, अब इनिशियल रेट मालूम करने के लिए हम इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अच्छा, अब वो टेंजेंट हमने कैसे ड्रॉ करना है? आपको क्या बताया कि जब 0 टाइम है, ये है 0 टाइम, 0 टाइम पे इस कर्व को हम टच करेंगे। ये 0 टाइम पे मैंने इस कर्व को टच किया और मैं यहां से एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूंगी। ठीक है, ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली 0 टाइम पे इस कर्व को टच करके। ठीक है, अब इनिशियल रेट मालूम करने के लिए मैं ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, मैं इस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट। इस लाइन को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं टेंजेंट। व्हाट इज दिस लाइन कॉल्ड? दिस लाइन इज कॉल्ड, ये जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, व्हाट इज दिस कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड टेंजेंट। ठीक है, तो इस टेंजेंट का अब मैंने मालूम करना है स्लोप। स्लोप कैसे मालूम कर सकते हैं और ड्रॉ कैसे करते हैं स्लोप? तो ये लाइन है, ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट पे मैंने एक स्लोप ड्रॉ करना। ठीक है, ये मेरा स्लोप हो गया। ठीक है, अब
इसका मैं स्लोप मालूम करूंगी, तो स्लोप इज इक्वल टू डी एक्स बाय डी टी। इससे मैं स्लोप मालूम कर लूंगी, ठीक है। अच्छा, अब डी एक्स की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, आप इसको यहाँ से देखो, ये कॉन्सेंट्रेशन कितनी बन रही है। अच्छा, इस जगह पे देखो, इस जगह पे देखो, ये कितनी बन रही है कॉन्सेंट्रेशन, ये अराउंड 2.5 इंटू 10⁻³ और ये है 2 इंटू 10⁻³। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 0.5 इंटू 10⁻³। इसी तरह यहाँ पे टाइम क्या बन रहा है, इट इज अराउंड 30, और इस जगह पे टाइम क्या बन रहा है, इट इज अराउंड यहाँ पे 20, 30, 40, 50, 50, ठीक है। 50 माइनस 30, ये हो गया चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन और चेंज इन टाइम, ठीक है। अच्छा, ये आपने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, उस टेंजेंट का आपने स्लोप मालूम कर लिया। अब स्लोप dx ओवर dt, dx तो है 0.5 इंटू 10⁻³ और dt यहाँ पे अगर आप एक्यूरेटली स्केल रख कर देखेंगे तो 50 माइनस 30 अराउंड बन रहा है। तो ये आपका स्लोप आ जाएगा। अब ये जो स्लोप की वैल्यू है, दैट इज गोइंग टू गिव यू द स्लोप इज इक्वल टू इनिशियल रेट। ठीक है, और इट इज एक्चुअली, ये जो स्लोप होता है, स्लोप से जो भी हमें रेट मिलता है, दैट इज एक्चुअली द इंस्टेंटेनियस रेट आल्सो। तो ये हमने इसीलिए कहा था कि इनिशियल रेट इज द इंस्टेंटेनियस रेट विच वी कैन डिटरमिन व्हेन एट टाइम t इज इक्वल टू 0। हमने टेंजेंट ड्रॉ करके जब डिटरमिन किया, तो वो जो इंस्टेंटेनियस रेट है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, उसका जो स्लोप आएगा वो दैट इज कॉल्ड एज इनिशियल रेट। ठीक है, सही। ये देखो, ये इन्होंने यही शो किया आपको यहाँ पर कि ये इन्होंने टेंजेंट ड्रॉ किया और इस टेंजेंट का इसी तरह मालूम कर लेंगे स्लोप। स्लोप मालूम करने का मैंने आपको तरीका बताया, जैसे उस तरह मालूम कर लेंगे स्लोप। तो जब हम स्लोप मालूम करेंगे तो वी आर गोइंग टू डिटरमिन द इनिशियल रेट। ठीक है, अच्छा। अब ये डाटा आपको दिया हुआ इनिशियल रेट मालूम करना है, तो आपने क्या करना है, कॉन्सेंट्रेशन को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लेंगे, टाइम को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ बनाएंगे, और उस ग्राफ का फिर आपने एक टेंजेंट इस पे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ करने का तो तरीका आपको वही बताया कि जीरो से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस लाइन का फिर आपने स्लोप मालूम कर लेना है। स्लोप आपको जिस तरह मैंने बताया उस तरह मालूम करेंगे, तो स्लोप इज गोइंग टू गिव यू द इनिशियल। ठीक है, अब आ जाते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर बेटा जरा डेफिनेशन अगर लिखना चाहो तो इंस्टेंटेनियस रेट, वैसे ऊपर आपको दी हुई भी थी डेफिनेशन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन लिख लो। द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज डिटरमिन्ड बाय द वैल्यूज ऑफ द एक्सपोनेंट्स इन द रेट इक्वेशन। ठीक है, रेट इक्वेशन में जो एक्सपोनेंट्स की वैल्यूज होती है उससे आपको पता चलता है रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। ठीक है, एक्सपोनेंट किस पे? कॉन्सेंट्रेशंस पे जो एक्सपोनेंट आ रहा है, ठीक है, दैट डिटरमिन्स द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशंस पे जो एक्सपोनेंट आ रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज द वन दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। उसके रेट पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को हाफ कर दें, डबल कर दें, रिएक्शन रेट कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, एग्जांपल है इसकी डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब देखो इसकी रेट इक्वेशन इन्होंने लिखी है, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर 0। ठीक है, इस जीरो का मतलब है कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज नॉट इफेक्टिंग द रिएक्शन रेट। ठीक है, अब आ जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा? The reaction whose rate of reaction is directly proportional to the first power of the concentration of single reaction molecule is called a first order reaction. ठीक है, rate is proportional to concentration of reactant raised to the power 1। जब पावर 1 होगी तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, जैसे अब ये रिएक्शन लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको रिएक्टेंट के दो मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं जो कि प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन रेट इक्वेशन में यू कैन सी N2O5 के ऊपर पावर 2 नहीं है, यहाँ पर 0 भी नहीं है, बल्कि कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है 1 है। तो रेट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू N2O5। ठीक है, सही, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसको सेकंड ऑर्डर आप नहीं कहेंगे क्योंकि N2O5 की पावर रेट इक्वेशन में 2 नहीं है। ये जो इक्वेशन है इसको हम रेट इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, रेट इक्वेशन हमेशा हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन करके लिख सकते हैं, हम इक्वेशन को देखकर रेट इक्वेशन नहीं लिख सकते। ठीक है, अब ये है, यहाँ पे आपको एक ही मॉलिक्यूल नजर आ रहा है और रेट इक्वेशन में भी एक ही अपेयर हो रहा है, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जहाँ पे सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट इक्वेशन इज 2। ठीक है, देखो अब यहाँ पर या तो a की पावर 2 हो या A1 B1, ओवरऑल ऑर्डर इस रिएक्शन का 2 होगा। जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, rate is equal to K NO2 raised to the power 2, so this is the second order reaction। इसी तरह ये इस इक्वेशन के लिए रिएक्टेंट्स है NO and O3, rate is equal to K NO raised to the power 1 O3 raised to the power 1। अब इस रिएक्शन को मैं ऐसे एक्सप्लेन करूंगी, it is first order with reaction to with respect to NO and it is first order with respect to O3 and overall order of the reaction is 1 plus 1 is equal to 2। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अब इस इक्वेशन में देखो, you are having two molecules of NO2 in reactant side on reactant side, लेकिन प्रोडक्ट रेट इक्वेशन में सिर्फ एक मॉलिक्यूल लिखा है, तो और ओजोन का भी एक मॉलिक्यूल है। सो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO2, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3 और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? 1 + 1 2। ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जहाँ पे सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट इक्वेशन 3 होगा तो वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की एग्जांपल्स है।
अच्छा, so this reaction is first order with respect to H2 and second order with respect to NO. So rate is equal to H2 into NO raised to the power 2 और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो K आ जाएगा और ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा 1 + 2 = 3। अच्छा, अब आ जाते हैं हाउ टू डिटरमिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसी रिएक्शन का ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मालूम होगा तो हम रेट इक्वेशन लिख सकते हैं, ऑर्डर नहीं मालूम होगा तो हम रेट इक्वेशन नहीं लिख सकते। ठीक है। अच्छा, मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं आपको वो बता देती हूँ। आप उस फॉर्मूले से करेंगे तो आपको फॉर्मूला क्या है, लॉग C1 डिवाइडेड बाय C2 इज इक्वल टू n log R1 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने लगाना है, log C1 over C2 is equal to n log R1 और over R2 for a given set of experiment। अगर आपको मालूम करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट तो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। ठीक है। अच्छा, अब ये एक डाटा दिया हुआ है आपको, दो रिएक्टेंट्स है NO एंड O3। ठीक है। NO की भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और O3 की भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और इनिशियल रेट्स दी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब जब मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना है विद रिस्पेक्ट टू NO, ठीक है, तो ये तीन सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हैं। मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मालूम करना है, फॉर्मूला मैंने ये लगाना है, log C1 over C2 is equal to n log R1 over R2। तो इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में से विद रिस्पेक्ट टू NO जब मैंने मालूम करना है तो मैं क्या करूंगी बेटा, मैं देख लूंगी कि इन यहाँ पर कौन से दो सेट्स हैं जिनमें NO की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है और O3 की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है। तो पहले वाले में NO की कॉन्सेंट्रेशन 1 × 10⁻6 है और दूसरे में NO की कॉन्सेंट्रेशन है 2 × 10⁻6। ठीक है। चेंज हो रही है इसकी कॉन्सेंट्रेशन, O3 की कांस्टेंट है। तो मैंने यहाँ पर NO के रिस्पेक्ट से रेट मालूम करने के लिए मैंने पहला और दूसरा एक्सपेरिमेंट सेट कर लिया। ठीक है। तो मैंने मालूम कर लेना है इन दोनों एक्सपेरिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए, इसको मैं C1 ले लेती हूँ, इसको मैं C2 ले लेती हूँ। ठीक है। तो C1 डिवाइडेड बाय C2 और इसका लॉग मालूम कर लूंगी। इसी तरह ये R1 है और ये R2 है, R1 डिवाइडेड बाय R2 इसका मैं लॉग मालूम कर लूंगी और फिर मैं n की वैल्यू मालूम करने के लिए उसको दूसरी साइड पे ले जाऊंगी। तो वट एवर आंसर आई गेट मेरे पास में आ जाएगा। ठीक है, मैं करके दिखा भी देती हूँ आपको।
इसका लॉग का रेशियो मालूम कर लेंगे, इज इक्वल टू एन लॉग 1.98। मेरे पास यहाँ पर मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं आ रहा, -4 डिवाइडेड बाय 3.96। ठीक है, अब इसका लॉग मालूम करके और आप फिर ये इसको खुद कैलकुलेट करके देखिए। ठीक है, ये आप खुद से कैलकुलेट करके देखिए, मैंने आपको बता दिया वैल्यूज कैसे पुट करनी। ठीक है, अच्छा, तो अब विद रिस्पेक्ट टू एनओ पहले आप मालूम कर लेंगे, फिर इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू ओ थ्री आपने मालूम करना है। तो पहला और दूसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट तो हम नहीं रख सकते। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू ओ थ्री हमने वो सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट रखना है जिसमें एनओ कांस्टेंट हो, पहले और तीसरे में एनओ कांस्टेंट है और ये चेंज हो रहा है। तो इसी तरह आपने विद रिस्पेक्ट टू एनओ मालूम कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने सोल्यूशन उस तरह नहीं दिया और जैसे मैंने बताया है, तो विद रिस्पेक्ट टू एनओ ये फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है और विद रिस्पेक्ट टू ओ थ्री फर्स्ट ऑर्डर आ रहा है। आपने बस ये फॉर्मूला से वैल्यू पुट करके देखना। ठीक है, मैं ये कोशिश करूंगी सॉल्व करके आपके साथ शेयर भी करूँ। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास CO प्लस Cl2 एक और रिएक्शन होगी। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है CO की, Cl2 की और इनिशियल रेट Cl है। तो जब विद रिस्पेक्ट टू CO आप मालूम करेंगे तो पहला और दूसरा सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट रख लें क्योंकि Cl2 कांस्टेंट होना चाहिए और n की वैल्यू मालूम कर लो, ये फॉर्मूला जो मैंने दिया इससे। और विद रिस्पेक्ट टू Cl2 जब आप करेंगे तो आप पहला नहीं दूसरा और तीसरा रख लेंगे, क्योंकि दूसरे और तीसरे में CO कांस्टेंट है तो Cl चेंज होना चाहिए। ठीक, दूसरा और तीसरा रख लें और फिर आप देखें क्या फर्क पाए। ठीक है, तो ये आप इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है log C1 ओवर C2 इज इक्वल टू n log R1 ओवर R2। ठीक है, अच्छा उसके बाद सिंस वी आर बाउंड टू डू द रिड्यूस सिलेबस, तो अब अगला टॉपिक जो हमने करना है दैट इज कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी आई मिस्ड।
collision theory कहाँ दिया है इसमें? What is the collision theory? ओके, कोलिजन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, बेटा जब भी कोई रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो होता क्या है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड होते हैं एंड देयर बॉन्ड्स ब्रेक अपार्ट। रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होते हैं और प्रोडक्ट के बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है, सही। तो केमिकल रिएक्शन अकर्स बाय द collision of reactant molecules among each other. So a chemical reaction is explained by collision theory on the basis of collision of reactant molecules with each other to break the bonds, ठीक है। आप अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी केमिकल रिएक्शन के लिए कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं कि जो होनी चाहिए जरूरी? कंबाइनिंग एटम्स और मॉलिक्यूल मस्ट कोलाइड विद वन अनदर, ठीक है। अच्छा, अब वो जब एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, कोलिजन होता है, तो दो तरह के कोलिजन होते हैं, या तो इफेक्टिव होंगे या इनइफेक्टिव, ठीक है। इफेक्टिव कोलिजन कौन से होते हैं? Can take place only if the energy of the colliding particles is high enough to overcome the repulsion, ठीक है। जो रिपल्शन है इलेक्ट्रॉन्स की, उसको ओवरकम कर ले जो भी कोलिजन हो रहा है। प्लस कोलिजन मस्ट बी मॉलिक्यूल्स का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है। इस तरह होना चाहिए कि जो उनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स है वो आराम से ब्रेक हो जाएं, और जो नए बॉन्ड बनने हैं जिन एटम्स के दरमियान, वो इस तरह की ओरिएंटेशन में हो कि वो एक दूसरे को फेस कर रहे हो, कि वो न्यू बॉन्ड फॉर्म कर सके, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एडिशन टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी विच पार्टिकल्स मस्ट पोजेस फॉर द इफेक्टिव कोलिजन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ से समझाती हूँ आपको एक्टिवेशन एनर्जी। ये आपके पास रिएक्टेंट्स है, ठीक है, रिएक्टेंट ए, रिएक्टेंट बी, और प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी, ठीक है। अच्छा, अब आप देखो कि यहाँ से आपको नजर आ रहा है रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। तो सिंपल मैं ये कह सकती हूँ कि मैं ए से बी की तरफ आ रहा, ए से प्रोडक्ट की, ए और बी से प्रोडक्ट की तरफ आ रही, यूं भी मैं सिंपल आ सकती हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक माउंटेन आपको नजर आ रहा है कि क्लाइंब करना जरूरी है, और फिर वो दोबारा नीचे आ रहा है, ठीक है। वो डायरेक्ट भी तो ए बी में कन्वर्ट हो सकता था एनर्जी थोड़ी सी रिलीज करके, तो वो डायरेक्ट क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा? इट हैज टू फर्स्ट क्लाइंब दिस माउंटेन, ठीक है। ये माउंटेन है जो उसको क्लाइंब करना है, ठीक है। ये माउंटेन इसको क्लाइंब करना है। अगर ये नहीं क्लाइंब करेगा तो ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, ठीक है। तो ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, इसको ऊपर जाना है, ऊपर जाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। सो वंस ये इस माउंटेन को क्लाइंब करके इस टॉप एनर्जी पे पहुंचेगा, ओनली देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ठीक है। फिर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा बाय रिलीजिंग एनर्जी। लेकिन उसके लिए इस माउंटेन को क्लाइंब करना जरूरी था, तो इस माउंटेन को क्लाइंब करने के लिए जो एनर्जी से चाहिए दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। इस एनर्जी को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी इज द minimum amount of energy which
particles must possess for effective collision. अगर उनके पास एक्टिवेशन एनर्जी जितनी एनर्जी नहीं होगी तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। अगर उनकी एनर्जी लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी होगी पार्टिकल्स की तो वो कभी भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अच्छा, अब एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, द ग्रेटर द एक्टिवेशन एनर्जी द लेसर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, उतना रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा या रिएक्शन उतना स्लो हो जाएगा। जाहिर है जितनी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी उतना ज्यादा उसको माउंटेन क्लाइंब करना पड़ेगा रिएक्टेंट्स को, तो उतना ही स्लो हो जाएगा, टाइम टेकिंग होगा रिएक्शन। ऑन दी अदर हैंड एक्टिवेशन एनर्जी अगर स्मॉल है तो मोर molecules can bring about effective collisions, ठीक है, and hence the higher of the rate of the reaction. So क्या रिलेशन है एक्टिवेशन एनर्जी और रेट का? मोर द एक्टिवेशन एनर्जी स्लो इज द रिएक्शन, लेस द एक्टिवेशन एनर्जी फास्ट इज द रिएक्शन, ठीक है। मोर द एक्टिवेशन एनर्जी less the number of molecules which can overcome the which can undergo effective collision, whereas less the activation energy, more number of molecules undergo the effective collision. अब आ जाते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, जब भी जो है रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स और इन्होंने बनाया प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होगा, रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट बनाने से पहले रिएक्टेंट हमेशा पहले कन्वर्ट होगा एक इंटरमीडिएट, रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट होगा इनटू एन इंटरमीडिएट, ठीक है, और फिर ये इंटरमीडिएट कन्वर्ट होगा इनटू अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होता, वो पहले एक इंटरमीडिएट में कन्वर्ट होता है, फिर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाता है। सो ये जो इंटरमीडिएट है दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। In an effective collision, molecules from an unstable species called activated complex, ठीक है। अच्छा, ये जो इंटरमीडिएट बना है ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, इसकी एनर्जी हाई होती है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की, और इसको ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। जो इंटरमीडिएट जिसे मैंने लिखा है इसको हम ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा नाम क्या है इंटरमीडिएट स्टेट का? ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, इंटरमीडिएट भी कहते हैं और ट्रांजिशन स्टेट भी कहते हैं। और व्हाट अबाउट इट्स एनर्जी? इट हैज गॉट हाई एनर्जी, इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं रिएक्टेंट्स है मेरे पास ए कंबाइंड विद रिएक्टेंट बी, ठीक है। अच्छा,
अब बेसिकली इंटरमीडिएट स्टेट में ए और ए का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया, बी और बी का बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया, और प्रोडक्ट में ए और बी का आपस में बॉन्ड बन गया। ठीक है, सो बेसिकली ये याद रखना कि इंटरमीडिएट स्टेट में रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो जाते हैं, इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और फाइनली रिएक्टेंट्स के बॉन्ड ब्रेक होकर प्रोडक्ट के बॉन्ड बन गए, तो वो प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, डॉटेड लाइन यहाँ पे क्या शो कर रही है कि इनका बॉन्ड ब्रेक होना शुरू हो गया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये पॉइंट जरा मार्क कर लेना। एक्टिवेशन एनर्जी अपीयर्स एज अ हिल बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स, यही मैंने आपको बताया था कि वो एक माउंटेन है जिसको क्लाइंब करना मस्ट है। मॉलिक्यूल्स मस्ट फर्स्ट क्लाइंब द एनर्जी बैरियर बिफोर दे कैन रोल डाउन द हिल टू फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, अब आ जाते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन की पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। अच्छा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से कम होगी, तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है। ठीक है, ये रिएक्टेंट है। ठीक है, और इसकी एनर्जी कम है, और ये प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट की ज्यादा थी, प्रोडक्ट की कम है। ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अच्छा एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होती है, तो ये है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, और ये है रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है। ठीक है, रिएक्टेंट की एनर्जी कम है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी के दरमियान जो डिफरेंस है, ये दैट इज गोइंग टू गिव अस डेल्टा एच, ये डेल्टा एच। ठीक है, और वो जो हिल की एनर्जी आ रही है दैट इज गोइंग टू गिव अस एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पे ये है डेल्टा एच। ठीक है, ये प्रोडक्ट की एनर्जी है, ये रिएक्टेंट की है, और ये दैट इज गोइंग टू गिव अस डेल्टा एच। तो ये हो गए आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट, कोलिजन थ्योरी, ये सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब आ जाती है कैटलिस्ट। अच्छा जी, कैटलिस्ट जो है वो कैसे रिएक्शन को स्पीड अप करता है। कैटलिस्ट खुद तो चेंज नहीं होता, बेसिकली कैटलिस्ट रिएक्शन को कैसे स्पीड अप करता है, बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि हमने पढ़ा कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रिएक्शन स्लो होगा, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो कैटलिस्ट प्रोवाइड्स a new mechanism with low energy of activation. Catalyst increases the rate of reaction by decreasing energy of activation. Energy, ठीक है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को डिक्रीज कर देगा।
अच्छा जी, enzymes वाला topic is not included, so that's all from your chapter number 9. So please prepare your lecture notes, और फिर हम एक क्लास रख लेंगे जिसमें हम इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन.